आज के हम लेक्चर में सॉल्यूशन इन क्लोरो प्रॉपर्टीज का लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम आगाज करेंगे कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, वलूज का अमल किसे कहते हैं। ऑस्मोसिस वलूज का अमल कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ साल्वात की हरकत जो होती है, उस अमल को हम वलूज का अमल कहते हैं। In a process in which from minimum pressure to maximum pressure to moment of molecules occurred, that is called as osmosis process। यानी ऐसा अमल जिसमें कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ साल्मात हरकत पाते हैं, तो मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का जो तारीफ है ये हमें क्या बताती है कि ऐसा अमल जिसमें साल्मात जो हरकत पाते हैं, कैसे हरकत पाते हैं कि कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ साल्मात का रागिब होना, मुंतकिल होना, ट्रांसफर होना, इंतकाल फरमाना कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ, उस अमल को क्या कहते हैं, हम ऑस्मोसिस का अमल कहते हैं। यानी ऐसा अमल जिसमें कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ साल्मात हरकत पाते हैं, उस अमल को हम क्या कहते हैं, वलूज का अमल कहते हैं, शरई का अमल कहते हैं, या उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अब यहां पर इस पर से हम देखेंगे ऑस्मोसिस के अमल के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है और ऑस्मोसिस किस चीज के जरिए किया जाता है। यहाँ पर ऑस्मोसिस का जो अमल है हम देखते हैं कि जनरली ये होता जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है, इसके जरिए जो है ऑस्मोसिस का अमल होता है। यानी साल्मात या पार्टिकल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ जो हरकत करते हैं, तो उसके लिए जो बाइस बनता है, जो जराया बनता है, वो रहती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी उर्दू में कहते हैं नी, परमेबल परमिशन जिसमें मिल जाए जाने की, दाखिल होने की, मेम्ब्रेन यानी पर्दा, यानी निम्न नफूस पजीर झिल्ली कहते हैं उसको, या निम्न नफूस पजीर पर्दा एक तरह से, जो यहाँ पर ऑस्मोसिस के लिए लिया जाता है। तो दो तरह का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल, मीन्स मसनूई तौर से तैयार किया हुआ, और दूसरा होता है नेचुरल मीन्स, यहाँ पर जो है मसनूई तौर से जो पर्दा तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं, या मसनूई जो पर्दा बनाते हैं, मसनूई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या नी नफूस पजीर झिल्ली जो तैयार करते हैं मसनूई तौर से, ये जनरली बनती है कीमियाई मादे से। जैसे यहाँ पर जो है पर्चमेंट पेपर कहा जाता है, या सेलाफोन, ये कीमियाई मादा है। ये जो है मसनूई तौर पे इस्तेमाल होने वाली नफूस पजीर झिल्ली है कि जिसमें मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस या वलूज का अमल कहते हैं। यहां पर जो है मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो बाइस बनती है, उसको हम कहते हैं निम्न नफूस पजीर झिल्ली। तो एक मसनूई तौर से हम तैयार कर रहे हैं, तो मसनूई तौर से जो है ये मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा, पर्चमेंट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या सेलोफोन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मसनूई तौर से तैयार होते हैं, जो कीमियाई मीन से तैयार होते हैं, तो उसको हम जो है यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन करें। जो नेचुरल सोर्स से तैयार होते हैं, नेचुरल मीन से जो तैयार होते हैं, तो यहाँ पर एनिमल ब्लैडर, का इस्तेमाल होता है। ये कुदरती तौर से इस्तेमाल होने वाली न्यूक्लियोस परिसली है या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है,
जो यहाँ पर जो है कुदरती तौर से कुदरती बाइस से बनाई जाती है, जिसमें इस्तेमाल होता है एनिमल ब्लैडर का। इसका काम क्या होता है कि सालमात या पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कराना। तो सालमात या पार्टिकल को मुंतकिल कराने के लिए, कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ ले जाने के लिए क्या का इस्तेमाल होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का अमल होता है, या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए वो किया जाता है। तो ये वलूज का अमल जो है, कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ सालमात का या पार्टिकल्स का हरकत में लाना, उस अमल को हम क्या कहते हैं? वलूज का अमल कहते हैं। और किसके जरिए होता है वो? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए पॉसिबल होता है। समझ में आप लोगों को कि यहाँ पर वलूज क्या है? वलूज यानी सालमात का या जर्रात का यहाँ पर जो है मुंतकिल होना, कहां से कहां तक? कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ, फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का कॉज जो है किसके जरिए किया जाता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो जराए से हासिल होते हैं, बाय आर्टिफिशियल मींस और बाय नेचुरल मींस यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर जो है इस तरह से ऑस्मोसिस का अमल होता है। और बायोलॉजी के अंदर, डिटेल के अंदर तुम जो है ऑस्मोसिस का अमल देखते हो। तो यहाँ पर जो है ऑस्मोसिस जो है निम्न झिल्ली के जरिए करते हैं, और वो सालमात या जर्रात को जो है हरकत में लाता है कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ। उसके मदद का बाइस बनता है ये निम्न झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस वलूज के अमल को कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ ले जाने का अमल जो है, उसको हम ऑस्मोसिस का अमल कहते हैं। अब ऑस्मोसिस का दबाव क्या है? दैट इज शरीर दबाव किसे कहते हैं हम? दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं उसको। ऑस्मोटिक प्रेशर उर्दू में कहते हैं शरीर दबाव। सिंबॉलिकली इसे वाज़ेह करते हैं पाई से। नोटेशन क्या है इसका? पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर या शरीर दबाव किसे कहते हैं हम? कि ऐसा अमल जिसके जरिए, या वो दबाव जिसके जरिए हम pressure at which is responsible for the stop of the process of osmosis. To stop यानी क्या कर रहा है? यहां पर स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है। किसको रोक रहा है? वलूज के अमल को। वलूज के अमल में क्या होता है? सालमात या जर्रात जो है, मॉलिक्यूल्स जो है या पार्टिकल जो है, एक कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ हरकत में जाते हैं। इस हरकत को रोकने का काम जो है, जिस दबाव के तहत होता है, उस दबाव को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं हम? कि ऐसा अमल जिसके जरिए हम वलूज के अमल को रोकते हैं। वलूज के अमल में किसको रोकते हैं हम? पार्टिकल्स को रोकेंगे या मॉलिक्यूल्स को रोकेंगे। किधर जाने को रोकेंगे? टुवर्ड द लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर। कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ सालमात का जो जाने का अमल होता है, उस जाने के अमल को रोकने का जो काम होता है, वो किसके जरिए होता है? बाय मींस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। शरीर दबाव के तहत होता है। शरीर दबाव का अमल क्या है? किसको रोकने का काम है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने का काम है, वलूज को रोकने का काम है। कि ऐसा अमल या ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वो दबाव इस्तेमाल होता है जिस दबाव के तहत वलूज के अमल को रोका जाता है। यानी वो अमल इस तरह से होता है कि जिसमें प्रेशर और कॉज किया जाता है, और वो प्रेशर किसको रोकता है? पार्टिकल्स को रोकेगा या मॉलिक्यूल्स को रोकेगा। पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को किधर जाने से रोकेगा? कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ जो हरकत में आते हैं। तो कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ जो सालमात या मॉलिक्यूल्स जो हरकत में आते हैं, वो उसको जाने से रोकने का जो अमल है, उसको कौन सा अमल कहते हैं हम? ऑस्मोसिस का अमल कहते हैं, या उसको वलूज का अमल कहते हैं। इस वलूज के अमल को रोकने का काम कौन करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर करता है। और प्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने का जो काम है, जिस दबाव के जरिए होता है, उस दबाव को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, इसके जरिए जो है हम इसको रोकते हैं, तो ऑस्मोसिस के अमल को रोकते हैं। ऑस्मोसिस के अमल में क्या होता है? तो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो बाइस बनते हैं, जो रुकावटें बनती है, वो किसके जरिए होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ये कम से कम वो दबाव है जिसके तहत वलूज के अमल को रोकते हैं हम। यानी क्या है? कम से कम वो दबाव जिसके जरिए हम ऑस्मोसिस को रोकते हैं। कम से कम वो दबाव जिसके तहत हम ऑस्मोसिस को रोकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सिंबॉलिकली किससे वाज़ेह करते हैं? उसको पाई से वाज़ेह करते हैं। ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद में हमको देखना है वेंट-ऑफ बॉयल्स लॉ किसे कहते हैं हम।
वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। यहां पर वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ जो है, हम ये देखते हैं कि वेंट ऑफ और बॉयल्स दो साइंसदान मिलकर अपना कानून पेश किए, जो यहां पर बताता है कि जो शरीर दबाव है वो उसके इर्तिकाज के रास तनासुब में रहता है। सिंपल अगर जो हम उसको डिफाइन करें तो क्या कहता है कि उसका यहां पर वेंट ऑफ और बॉयल्स का जो ताल्लुक है मुतालबा कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉयल्स लॉ वेंट ऑफ का कानून जो है इसको जोड़ता है। और वो किस तरह से जोड़ता है कि हम देखते हैं कि शरीर दबाव जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन पे वो मुनस्सिर कब करेगा, जब वहां पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, मुस्तकिल तपिश के तहत। जब वहां पर वलूज का दबाव इस्तेमाल होता है तो उस वलूज के दबाव में जो इर्तिकाज वहां पे रहता है वो इर्तिकाज उस दबाव के लिए वो रास तनासुब में रहता है। उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। वहां पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए। T is always constant, temperature is always constant, then osmotic pressure is directly proportional to concentration of the solution। महलूल के इर्तिकाज के रास तनासुब में शरीर दबाव कम मुनस्सिर करेगा जब वहां पर उसका महलूल की तपिश मुस्तकिल होगी या उस महलूल की तपिश मुस्तकिल रहेगी, तो वहां पर जो है वहां हम कहेंगे कि शरीर दबाव जो है इसके इर्तिकाज के रास तनासुब में रहता है। फिर आपको मालूम है C इज इक्वल टू क्या रहता है, N अपॉन V, वेर N इज नंबर ऑफ मोल्स, V क्या है उसके का हजम है। फॉर 1 मोल N इक्वल टू 1, क्या आएगा, C इज इक्वल टू 1 अपॉन V। दैट मींस क्या होगा, पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V, बराबर है कि पाई प्रोपोर्शनल टू क्या है C, और C बराबर क्या है 1 अपॉन V। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पाई इज प्रोपोर्शनल टू C। इन्हें शरीर दबाव जो इसके इर्तिकाज के रास तनासुब में है, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, मुस्तकिल तपिश है। तो फिर वहां पे हम क्या करें कि फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या रहता है, N अपॉन V, यानी उसके मोल बटे हजम रहता है। अगर जो उसके मोल की तादाद 1 है तो क्या हो जाएगा, C बराबर कितना आएगा, 1 अपॉन V आएगा। इसलिए C की कीमत क्या रखेंगे अपन, 1 अपॉन V रखेंगे। यहाँ पर पाई जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई इज प्रोपोर्शनल टू C था, तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन V। इसका मतलब क्या है, शरीर दबाव जो है उसके हजम के माकूस तनासुब में रहता है। महलूल का जो शरीर दबाव है उसके हजम को कैसे रहता है, माकूस तनासुब में रहता है। यहां पर हम वेंट ऑफ बॉयल्स की लॉ के जरिए, वेंट ऑफ बॉयल्स की लॉ के लिए जरूरी क्या है, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस प्रोसेस इट इज रिमेन्स कांस्टेंट सो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। दैट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डायल्यूशन। उसके हजम की वो कैसे है, माकूस तनासुब में है। हजम क्या बोलते हैं हम, डायल्यूशन बोलते हैं। तो ये डायल्यूशन या उसके हजम के कैसे है, वो माकूस तनासुब में है। इसको हम इनवर्सली कहते हैं, उर्दू में कहते हैं माकूस तनासुब। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी क्या है यहाँ पर ये कह रहे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। मींस क्या हो रहा है यहाँ पर कि शरीर दबाव जो उसके इर्तिकाज के रास तनासुब में है कहा जा रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, शरीर दबाव जो उसके हजम कैसे माकूस तनासुब में कहा जा रहा है। यहाँ का दोनों यहाँ से चीजें इसे कहते हैं वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ जो है हम यहां पर देखेंगे। वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ according to Van Hoff and Charles law, the osmotic pressure of the solution is directly proportional to its solution. Osmotic pressure of the solution is directly proportional to its temperature when concentration of solution remains constant. क्या कांस्टेंट होना चाहिए, C इज कांस्टेंट, C कांस्टेंट होना चाहिए। यानी क्या,
कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए। किसके कहने के मुताबिक, वेंट ऑफ एंड चार्ल्स लॉक का जो यहाँ पर मुतालबा हो रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ एंड चार्ल्स लॉ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। महलूल का शरह दबाव जो है उसके तपिश के रास नासिब में कब रह सकता है, जब वहां पर महलूल का इर्तिकाज मुस्तकिल होगा। महलूल का इर्तिकाज कैसा होगा, वहां पर मुस्तकिल होगा, तब वहां पर हम कह सकते हैं कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, टी रहेगा। यहां पर इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर, देखो यहां पर इक्वेशन नंबर क्या करा, महलूल का शरह दबाव जो है उसके हजम के माकूस तनासुब में रहता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। इसके लिए कंडीशन क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तपिश कांस्टेंट होना चाहिए। कहीं बॉयल्स लॉ के लिए तपिश मुस्तकिल होना चाहिए। यहां पर हमको क्या मिल रहा है कि महलूल का शरह दबाव जो है इसके हजम के कैसे माकूस तनासुब में, यहां पर हम कह रहे हैं। तो यहां पर हम कह रहे हैं वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ कि इसका महलूल का शरह दबाव जो है उसके तपिश के रास तनासुब में रहता है। इसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है, जो शरायत है वो क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। जो वलूश का अमल होगा उसमें जो शरह दबाव होगा वो शरह दबाव तपिश के रास तनासुब उस वक्त तक रह सकता है जब तक कि महलूल का वहां पर इर्तिकाज मुस्तकिल हो। महलूल का शरह दबाव जहां तक मुस्तकिल रहेगा वहां पर महलूल का जो शरह दबाव जो है उसके तपिश के रास तनासुब में रहेगा। महलूल का इर्तिकाज वहां पर मुस्तकिल होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अमल के दौरान महलूल का अगर इर्तिकाज मुस्तकिल है तो वहां पर उसका शरह दबाव उसके तपिश के कैसे रहेगा, रास तनासुब में रहेगा। इसको क्या कहते हैं, वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। दो लॉ को हम जोड़ दे, वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ एंड वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, तो हमको मिलते हैं वेंट ऑफ की आम मसावत, वेंट ऑफ की आम मसावत जो हम दरियाफ्त करेंगे, वेंट ऑफ जनरल इक्वेशन। वेंट ऑफ की आम मसावत किस तरह से हासिल होती है, तो इसके लिए दो कानून का इस्तेमाल करेंगे। एक करेंगे वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ और दूसरा करेंगे वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमको मालूम है, क्या कहते हैं वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ के मुताबिक, यही अभी जो हमने देखे अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, यहां पर हम जो देख रहे हैं वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ हमको क्या कहता है यहाँ पर कि हम जो है महलूल का जो है अगर से तपिश मुस्तकिल रखते हैं तो उसका शरह दबाव जो है वो उसके इर्तिकाज के रास तनासुब में रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पर ये कंडीशन है। तो यहां पर हम कहते हैं कि फॉर C इज इक्वल टू N अपॉन V, ये इर्तिकाज उसके मोल और हजम के बराबर है। जब मोल की तादाद 1 मोल की हो तो यहां पर C बराबर क्या होता है 1 अपॉन V। इससे क्या पता चलता है हमको कि महलूल का शरह दबाव जो है उसके हजम के वो माकूस तनासुब में है। ये कंडीशन हमको मालूम होती है। इसको हम क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डाइल्यूशन। महलूल का शरह दबाव जो है उसके हजम के वो माकूस तनासुब में रहता है। ये हमने जो है इसके जरिए देखे वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, इसको हम क्या कहते हैं वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। दोनों का लॉ यहां पर मिला दिए तो वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ इक्वेशन नंबर 1 बता रहा है। फिर उसके बाद में हमने वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ देखे। क्या है वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, ये वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर तुम महलूल का इर्तिकाज मुस्तकिल रखते हैं तो महलूल का शरह दबाव जो उसके तपिश के वो रास तनासुब में रहता है। पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी। कब रहता है ये, जब महलूल का इर्तिकाज वहां पर मुस्तकिल रहेगा तो वहां पर उसका जो है हम कह सकते हैं कि शरह दबाव जो उसके तपिश के वो रास तनासुब में रहता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहां पे ले सकते हैं कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन वी। पाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या लेंगे हम, टी अपॉन वी। कहां से लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मसावत 1 और 2 पर से हम जो ले रहे हैं तो क्या पता चल रहा है कि शरह दबाव जो है वो तपिश के रास तनासुब में और उसका हजम के माकूस तनासुब में। रास तनासुब को हटा दो यहां से तो क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू के टाइम टी अपॉन वी। यहां पर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई वी इज इक्वल टू के टाइम टी। पाई वी बराबर क्या आ गया, के टाइम टी आ गया। यहां पर पाई वी बराबर क्या आ गया, के टाइम टी। वेयर जबकि यहां पर के क्या है,
वेयर के इज कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है, और के की कीमत हम लेते हैं एन आर, नंबर ऑफ मोल्स, एंड आर इज गैस कांस्टेंट, एन इज मोल क्वांटिटी एंड आर इज गैस कांस्टेंट। यहां पर दो चीजें हैं, दोनों मुस्तकिल हम ले रहे हैं। तो यहां पर जो है मोल की तादाद भी फिक्स है और गैस के मुस्तकिल भी मुस्तकिल है, 8.314 जूल फी केल्विन, फिर ये भी मुस्तकिल है। तो के की कीमत क्या ली हमने, एन आर की कीमत यहां पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको क्या कहते हैं हम, वेंट ऑफ जनरल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, वेंट ऑफ जनरल इक्वेशन, वेंट ऑफ की आम मसावत पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। जैसे हमको मालूम है गैस की आम मसावत क्या है, पीवी बराबर एन आर टी, तो यहां पर वेंट ऑफ की आम मसावत क्या आएगी, पाई वी बराबर एन आर टी। पाई वी बराबर एन आर टी का आएगी, वेंट ऑफ की आम मसावत है। हमें कौन सी मसावत मालूम है, पाई वी बराबर एन आर टी, गैस की आम मसावत है। उसी तरह ये मिली हमको पाई वी बराबर एन आर टी, वेयर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो दबाव जिसके तहत वोल्टेज के अमल को रोकते हैं हम, उसको क्या कहते हैं हम, शरीर दबाव कहते हैं। सिंबल उसका क्या है, पाई। ये दबाव जो है जिसके जरिए हम वोल्टेज को रोकते हैं, ऑस्मोसिस को रोकते हैं, वो पाई है। वी क्या है, महलूल का हजम है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। आर क्या है, गैस की मुस्तकिल अदद है। टी क्या है, महलूल पर की तपिश है। तो यहां पर पाई वी बराबर है नेगेटिव, क्या कहते हैं, वेंट ऑफ जनरल इक्वेशन कहते हैं, वेंट ऑफ की आम मसावत कहते हैं, जो हमने काहे की मदद से निकाले, वेंट ऑफ आम इक्वेशन जो है हमने निकाले वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ एंड वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ के जरिए निकाले। दो कानून को मिला दिया गया, वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ एंड वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ को मिला दिया। तो यहां पर वेंट ऑफ की आम मसावत के लिए, और वेंट ऑफ की आम मसावत क्या है, पाई वी इक्वल टू एन आर टी। अभी वेंट ऑफ की आम मसावत के जरिए मुनेल के सालमी तबियत मालूम करना, टू फाइंड आउट molar mass of solute with the help of Vent of general equation. वेंट ऑफ की आम मसावत के जरिए हम जो है मुनहिल के सालवी तबियत किस तरह मालूम करते हैं। मोलार मास ऑफ सोल्यूट, स्मॉल एम को निकालना है, वो मुनहिल की मोलार मास है, मुनहिल की सालवी तबियत जो है वो हमको निकालना है, काहे के जरिए, वेंट ऑफ की आम मसावत के जरिए निकालना है। वेंट ऑफ की आम मसावत क्या है, अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ जनरल इक्वेशन, क्या है वेंट ऑफ की आम मसावत, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। इक्वेशन नंबर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, या हमने अभी दरियाफ्त करें। वेंट ऑफ की आम मसावत क्या है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर अभी हमने बाजू में दरियाफ्त करें, ये ले लिया मैंने यहाँ पर। वी नो, हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये काय के बराबर रहता है, उसकी वजन और उसकी कमियत के तनासुब के बराबर है। एन इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम, मुनहिल के मोल की तादाद जो है उसके वजन और उसकी कमियत के बराबर रहती है, कीमत इस पे रखो। फिर इसमें क्या आएगा, पाई वी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। कीमत काय की निकालनी है हमको, एम की निकालना है। एम को उधर ले जाओ, बटे में है, डिनोमिनेटर में ज़रब में आ जाएगा, एम टाइम पाई वी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू आर टी। यहां पे सिर्फ एन को रखेंगे हम, एन को रखेंगे तो क्या आएगा, एन इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई वी। स्मॉल डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई वी, ये क्या होगी, मुनहिल की सालवी कर लेंगे, दैट इज मोलार मास ऑफ सोल्यूट। मुनहिल के सालवी करने को हमने निकाले, किसकी मदद से निकाले, वेंट ऑफ की आम मसावत। वेंट ऑफ की आम मसावत क्या है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, वेंट ऑफ की आम मसावत है।
इस आम बसावत में मुनील के वजन के और कमियत को रखे हमने। मुनील का वजन कितना है स्मॉल डब्ल्यू और कमियत कितनी है एम, ये कीमत यहाँ पर रखे तो क्या मिला हमको पाई वी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम आर टी यहाँ पर मिला। इसमें से एम की कीमत निकाले तो क्या आएगा एम टाइम पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी, वेयर डब्ल्यू इज वेट ऑफ सोल्यूट, R is gas constant, T is temperature of the solution, pi is osmotic pressure, V is volume of the solution, M is molar mass of the solute. M की कीमत निकाला M equal to small w into RT upon pi V, इसको क्या कहते हैं मोलार मास ऑफ द सोल्यूट। तो हमने वैल्यू ऑफ आम मास के जरिए क्या निकाले मुनील की सालवी कमियत निकाले। इसके बाद में हमको देखना है एवोगाद्रोस नंबर। अकॉर्डिंग टू एवोगाद्रोस लॉ एवोगाद्रोस नंबर या एवोगाद्रोस लॉ जो कहता है हमको यहां पर कि जब दो महलूल हम लेते हैं तो उन महलूलों में उनके मोल की तादाद जो है वो हमेशा बराबर रहती है। Whenever we are taking the two different solution, then their number of moles remains always constant. For that, there must be certain conditions। कौन सी शराइत है, वो कौन सी कंडीशन है जिसके तहत दो महलूल के वहां पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल रहते हैं, यानी N1 इक्वल टू N2 रहेगा। इसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है? जरूरी कंडीशन क्या है कि उन महलूलों की टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए, पहले महलूल का और दूसरे महलूल की तपिश इक्वल होनी चाहिए। फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड, सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड, पहले महलूल और दूसरे महलूल के लिए तपिश बिल्कुल बराबर होना चाहिए, वहां पर उनका हजम बराबर होना चाहिए, वहां पर उनका इर्तिकाज बराबर होना चाहिए, वहां पर उनका शरीर दबाव जो होता है पाई 1 इक्वल टू पाई 2 शरीर दबाव बराबर होना चाहिए, तपिश बराबर होनी चाहिए, हजम बराबर होना चाहिए, इर्तिकाज बराबर होना चाहिए, शरीर दबाव बराबर होने चाहिए, तब जाके जो महलूलों का वहां पे मोल की तादाद कैसे रहेगी? इक्वल रहेगी। ये किसका कहना है? एवोगाद्रोस का कहना है। अकॉर्डिंग टू एवोगाद्रोस लॉ, वो क्या कहता है एवोगाद्रोस का कानून कि महलूलों में उनके मोल्स की तादाद जो है वो मसावी रहती है, लेकिन इसके जरूरी क्या है कि उनका शरीर दबाव बराबर हो, उनके लिए तपिश बराबर हो, उनका इर्तिकाज बराबर हो, उनका हजम बराबर हो, तब जाके जो है महलूलों के नंबर ऑफ मोल्स की तादाद कैसे रहेगी? इक्वल रहेगी। इसको हम कहते हैं एवोगाद्रोस का कानून कहते हैं, एवोगाद्रोस लॉ कहते हैं। एवोगाद्रोस लॉ जो है यहाँ पर जो है एवोगाद्रोस नंबर वैसे 6.03 into 10⁻34 रहता है एवोगाद्रोस नंबर जो अदद होती है, लेकिन यहाँ पर उसका एवोगाद्रोस का जो कानून है वो हम देख रहे हैं। तो क्या कहता है यहाँ पर कि दो महलूलों के मोल की तादाद जो है वो बराबर रहेगी, मसावी रहेगी, इक्वल रहेगी। कब रहेगी? जब वहां पर उनके तपिश बराबर रहेगी, उनका हजम बराबर रहेगा, उनका इर्तिकाज बराबर रहेगा, उनका शरीर दबाव बराबर रहेगा, तब जाके दो महलूलों के मोल की तादाद बराबर रहेगी। इसको हम क्या कहते हैं? एवोगाद्रोस का कानून कहते हैं। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दैट यूनिट, दैट इज सॉल्यूशन एंड क्लोरेटिव प्रॉपर्टीज। यहां पर हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे इंशाअल्लाह।